हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद जतिन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में। ये एक एवोल्यूशन थ्योरी का ही अंदर आता है और इससे प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपको डार्विनिज़म, लैमार्किज़म और म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर से जाके इसको देख लेना। और जर्म प्लाज्म थ्योरी भी कहीं कहीं पर स्पेशली पूछी जाती है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी है किसकी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जर्म प्लाज्म थ्योरी करेंगे और आपका हार्डी वैनवर्क प्रिंसिपल भी करेंगे, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी जो थी वो आपकी प्रपोज करी थी वाइसमैन ने। अगस्त वाइसमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी 19th सेंचुरी में दी थी, ठीक है। 19th सेंचुरी में दी थी। तो मैं लिखने पे कम फोकस करूँगा और एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा करूँगा, लिखना आप खुद से। जर्म प्लाज्म थ्योरी जर्मन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ठीक है, कहाँ के थे ये? जर्मन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, एवोल्यूशन वाले, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जर्म प्लाज्म थ्योरी 19th सेंचुरी पे। इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन्होंने इस थ्योरी को डिबंक किया था। इन्होंने का मानना था कि ये थ्योरी सही नहीं है, जो कि लमार्क की थी। यानी कि अगर कि कोई अपनी बॉडी पे चेंजेस लाता है, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, चाहे वो मसल्स में हो, चाहे वो किसी भी फंक्शनिंग में हो, अगर उसकी बॉडी में चेंज आते हैं इंडिविजुअल के, तो वो इंडिविजुअल के जो चेंजेस होंगे वो इनहेरिट नहीं होंगे उसकी अगली जनरेशन में। एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल बताए हैं इसके। अगर कोई इस जनरेशन में मसल बिल्डिंग करता है, बॉडी बनाता है, तो ज़रूरी नहीं है वही वही हार्ड जेनेटिक्स, वही बॉडी वाली फिज़िक उसके बच्चों को इनहेरिट हो जाए डायरेक्टली। उसके बच्चे एक नॉर्मल बच्चे के जैसे ही पैदा होंगे विदाउट स्पेशल स्किल्स, ठीक है। तो ये थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कि लैमार्क की थ्योरी है, उसको डिबंक करती है, ठीक है। इसके कोर कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों, कोर कॉन्सेप्ट में इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका जर्म प्लाज्म, और एक आता है आपका सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म का मतलब है जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं ना, जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्थित गोनैड्स, यानी कि स्पर्म या एग्स के थ्रू ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वो किसी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गोनाड्स यानी कि स्पर्म और एग में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी ये स्पेशलिटी होती है कि ये विदाउट इन्वायरमेंटल इफेक्ट के ट्रांसफ़र होते जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि इन्वायरमेंट का इन पे, हेरिडिटिकल मटेरियल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये अनचेंज होते हैं इन्वायरमेंट में। तो क्या लिखेंगे? अनचेंज्ड इन इन्वायरमेंट। फिर आता है सोमेटोप्लाज्म। क्या होता है? सोमेटोप्लाज्म रेफर करता है सेल्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी जो ऑर्गन जो फॉर्मेशन होता है वो सोमेटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। पूरी जो बॉडी बनी होती है वो सोमेटोप्लाज्म के थ्रू बनी होती है। और जो जर्म सेल होते हैं वो आपके
हेरिडिटिकल मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल इसके बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। 3 प्रिंसिपल हम बच्चों इसके हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला प्रिंसिपल जो है इसका, दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। दूसरा है वाइसमैन बैरियर। और तीसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लेमार्किज्म। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, तो इन्होंने कहा था कि जो जर्म प्लाज्म एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है। जर्म प्लाज्म एक क्या है? कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक अ थ्रेड, जो कि आपकी बॉडी में जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुए रहता है विदाउट चेंज के। और जो बॉडी है वो एक टेम्परेरी वेसल है। टेम्परेरी वेसल का मतलब एक ढांचा है जिसमें आपका जेनेटिक्स हैं सारे, और ये टेम्परेरी वेसल इसलिए है ताकि सर्वाइवल और ट्रांसमिशन हो सके नेक्स्ट जनरेशन में। टेम्परेरी वेसल जो बॉडी है वो टेम्परेरी वेसल इसलिए है ताकि सर्वाइवल हो सके और ट्रांसमिशन हो सके जेनेटिक्स का। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जर्म प्लाज्म एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक अ थ्रेड, और जो बॉडी है वो एक टेम्परेरी वेसल है जो कि कैरी करती है जेनेटिक्स को और हेल्प करती है ट्रांसमिशन का। ठीक है, साथ ही सर्वाइवल का। वाइसमैन का बैरियर, ठीक है, इनका कहना था कि इंफॉर्मेशन फ्लो ओनली फ्रॉम जर्म प्लाज्म टू सोमेटोप्लाज्म एंड नेवर द अदर वे अराउंड। इनका कहना था कि कोई भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो जर्म प्लाज्म में पहले जाती है, फिर आपकी जाती है सोमेटोप्लाज्म में। ठीक है, इसमें यही बताता है कि अगर आप एक बॉडी बना लेते हो जिम में जाके तो सोमेटोप्लाज्म तो चेंज हो जाएंगे, बट जर्म प्लाज्म चेंज नहीं होंगे। क्या समझे आप इससे? जो हमारे मसल्स डेवलप होते हैं या हमारी हाई रनिंग कैपेसिटी है तो वो सोमेटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है। सोमेटोप्लाज्मिक चेंज है, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, हमारी मसल बनना, सोमेटोप्लाज्मिक चेंज तो हो जाएंगे, बट जो हमारे गोनैड्स में हमारे एग्स एंड स्पर्म्स हैं, यानी कि हमारे जर्म प्लाज्म है, उसमें इन सब का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वैसे ही ट्रांसमिट भी होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लेमार्किज्म, तो वाइसमैन ने रिफ्लेक्शन दिया था लेमार्किज्म का। इनका ये मानना था कि इससे पहले चाहे वो कोई भी साइंटिस्ट हो, वो यही बिलीव करता था कि लेमार्क ने जो बोला है वो सही बोला है, कि अगर किसी ऑर्गन का यूज़ करा जाएगा तो वो ग्रो हो जाएगा और ट्रांसमिट होगा जेनेटिकली। कोई ऑर्गन का यूज़ कम होगा तो वो एक्सटेंट हो जाएगा और जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होगा। इवन जो अपने डार्विन भाई साहब थे वो भी लेमार्क से काफ़ी हद तक सहमत होते थे, बट जैसे ही वाइसमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक रैट लिया, एक रैट की टेल को कट करा, 22 जनरेशन तक कट करा, यानी कि एक रैट की टेल कट करी, उसके बच्चे हुए उनकी भी टेल कट करी, ऐसे करके 22 जनरेशन कटी। 22 जनरेशन के बाद 23वीं जनरेशन की टेल कट नहीं करी, यानी कि 23वीं जनरेशन जब पैदा हुई वो टेल के साथ पैदा हुई। तो यानी कि अगर फिज़िकल बॉडी में कोई भी चेंज कर दो, जो आपके जर्म सेल्स हैं वो एज इट इज़ वैसी ही रहेंगी जैसी वो चली आ रही हैं। ठीक है,
तो यहीं पर ख़त्म होता है पूरा अपना जर्म प्लाज्म थ्योरी।